मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी। सारी ज़िंदगी मैंने अपने ख्वाहिशों को दबा कर रखा था। मुझे पैसे की कद्र और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पेरेंट्स को एक एक पैसे के लिए मैंने मन मारते देखा था। आज मुझे खुशी हो रही थी कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ। मैं अब इस जेल से निकलकर महल में जाऊंगी, जहाँ आगे पीछे नौकर मेरी सेवा में होंगे। मैं यही सब सोचने लगी। अपने शादी के हजारों सपने सजा लिया मैंने अपने मन में। मैं जिस सुबह की इंतज़ार कर रही थी वो अभी समय आ गया। कल सुबह हो गई, शादी का दिन आ गया, सारी रस्में शुरू हो गई। बारात आने का था, रात को बारात आने वाली भी थी। बारात आने का भी समय आ गया। बारात आ गई, सारी विधि विधान के साथ मेरी शादी भी हो गई। औरत सुबह होते ही विदाई भी हो गई। अब अपने ससुराल भी आ गई। ससुराल पहुंचते ही मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा ससुराल घर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक राजा महाराजा के महलों के जैसा लग रहा था। पैसों की चमक उस महल में दिख रही थी। पूरे बड़े बड़े शहरों से सारी वस्तुएं लाई गई। सारी वस्तुएं ब्रांडेड कंपनी की थी। मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने मायके में बहुत ही कष्टकारक और गरीबी के जीवन जिया था। आज महलों की तरह घर देखकर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। मैं अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इतने बड़े घर की बहू बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने पति के देखना चाहती थी। अभी मैंने अपने पति को नहीं देखा था, ना ही शादी के पहले कोई फ़ोटो मैंने देखा था। शादी के समय भी उनका फेस सेहरा से ढका हुआ था, इसलिए मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। मेरी सासू माँ मुझे पति के कमरे के बजाय अपने कमरे में लेकर आ गई। ये सब देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं तो नई नई दुल्हन थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने कमरे में ही बंद करके वो बाहर चली गई। मैं ये सोचती रही, आखिर बात क्या है? मुझे अपने पत्नी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कारण हो सकता है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? कहीं इनके बेटे में तो कोई बात नहीं है जो इतने बड़े घर के लोग गरीब लड़की की शादी के घर ले आए। मैं बस अपने मन में यही सब सोचती रही। फिर मैंने अपने मन को समझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं फालतू का बेकार में सोच रही हूँ। मेरे पति भी मुझसे मिलने के लिए उतने ही बेचैन होंगे जितने मैं हूँ। इतने में सासू माँ आ गई और उन्होंने बोला, कपड़े बदल लो, रात बहुत हो चुकी है, कोई हल्की साड़ी पहन लो। मैंने बस अपने सासू माँ से पूछा, ऋतिक कहाँ है माँ जी? मेरी सासू अच्छी थी, वो प्यार से बोली, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, कल मिल लेना ऋतिक से। कल मुँह दिखाई की रस्म भी है, सुबह जल्दी तुम्हें उठना भी है, इसलिए जल्दी सो जाना, क्योंकि रस्में में बहुत सारी थकान हो जाती है। कोई ऐसी बदनसीब लड़की ही होगी जो अपने सुहाग रात के दिन सासू माँ के साथ सो रही हो। वह मैं थी। सासू माँ मुझे अपने कमरे से जाने ही नहीं दे रही थी। मैं आज रात किसी भी तरह उनके साथ सो गई। कल सुबह हुई, मुझे सासू माँ ने मुँह दिखाई के रस्म के लिए पहनने के लिए साड़ी दी, जो बहुत ही भारी थी, और बोली, जल्दी से तैयार हो जाना, सब लोग आने वाले होंगे। मैं भी तैयार होकर बाहर आई और एक जगह बैठ गई, लेकिन मेरी आंखें ऋतिक को ढूंढने में लगी हुई थी। वह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं उन्हीं से मिलने के लिए बेचैन थी। तभी सब कोई आने लगे। मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था, मैं जल्दी से ऋतिक को देख लूँ। हो गई रिश्तेदारी और सभी मेहमानों और पड़ोसी आने लगे। सब कोई मुझे देखते और इतना बोलते, ये ऋतिक की बीवी है। भगवान जाने अब क्या होगा। जो मेहमान मुझे देखता वो सब सिर्फ यही बोलते, भगवान तुम्हें हिम्मत दे सब सहन करने के लिए। मैं तो पूरा डर गई थी। ये सब की बातें सुनकर सबकी आंखों में मेरे प्रति सहानुभूति दिख रही थी। थोड़ी देर मुँह दिखाई का रस्म समाप्त हो गया। मुझे लगा अब सासू माँ मुझे मेरे पति के कमरे में ले जाएगी, लेकिन ये क्या, आज भी सासू माँ मुझे अपने कमरे में लेकर आ गई। मैं भी आज बहुत गुस्से में थी। आज मैं पति से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपने पति से नहीं मिल लेती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं अपनी सासू माँ से पूछी, ऋतिक कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। माँ जी, एक बार मुझे उनसे मिला दीजिए। उनसे इतना सुनते ही मेरी सासू माँ तो गुस्से में आग बबूला हो गई और कहने लगी, तुम आजकल की लड़कियाँ भी ना पति से मिलने के लिए बेचैन हो जाती हो।
मेरे समय तो अपने पति का नाम बोलने में भी शर्म करती थी। तुम आजकल की लड़कियों में शर्म बचा ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ, समय आने पे तुम्हें अपने पति से मिलवा दूंगी। अभी उचित समय नहीं है मिलने का। मैं भी इतने में बोल पड़ी, जब उचित समय नहीं है पति से मिलने का तो आपने शादी ही क्यों की थी अपने बेटे की? मैं भी कितना सहन करती। 2 रात बीत गए थे लेकिन मुझे अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी सासू माँ भी गुस्से में मेरा कान पकड़ के पूजा कमरे में ले गई और बोली, पंडित जी ने कहा है कि नई दुल्हन को 9 दिन का पूजा करना पड़ेगा, वो भी 5 बार, तभी तुम अपने पति से मिल पाओगी। पूजा सफल होना चाहिए, कोई भी बाधा ना आ पाए। तब मैं बोली, ठीक है, मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ अभी से ही। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या होगा। मेरी सासू माँ ने सारी विधि विधान बता दी। मैं अपने पति से मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैंने उनका अभी तक चेहरा भी नहीं देखा था। सासू माँ बोली, मेरे कमरे में जाकर शुरू कर दो। जहाँ से शुरुआत करोगी वहीं तुम्हें अंत करना होगा, इसलिए मेरे कमरे में जाकर कर लो पूजा। रात के 11 बज रहे थे। मैं भी उसी टाइम से बैठ गई पूजा करने के लिए। सारी विधि विधान के साथ मैंने पूजा स्टार्ट की। तभी मेरी सासू माँ एक दुपट्टा लेकर आई और मुझे ओढ़ने के लिए बोली, पंडित जी ने ये दुपट्टा दिया है, इसे ओढ़ कर ही तुम पूजा करो। मैं दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गई। थोड़ी देर होते ही मुझे ऐसा लगा कि उस दुपट्टे से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है। मुझे कोई गोद में उठाकर पलंग पे लिटा दिया। थोड़ी देर में क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बस इतना ही याद था कि मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह मैं जब जगी तो मेरा सर भी भारी जैसा लग रहा था। सासू माँ मेरे लिए चाय लेकर आईं। सासू माँ मुझसे पूछी, तुम्हारा पूजा संपन्न हो गया था कल पूरा बेटा? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। सासू माँ मुझे बोलने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नींद आ गई होगी इसलिए तुम सो गई होगी और कोई बात नहीं। अब 1 सप्ताह बचा है, हो जाएगा तुमसे। आज रात की तैयारी कर लो। आज भी मैंने 4 समय वाली पूजा तो कर ली। मैंने रात को बचा हुआ था, आज रात को मैं बैठ गई पूजा करने। तभी सासू माँ मेरे लिए दुपट्टा लेकर आई। मैंने ओढ़ने से मना कर दिया क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था दुपट्टा ओढ़ने पर। ऐसा सासू माँ को मैंने बोल दिया। सासू माँ तो दुपट्टा लेकर चली गईं। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में 1 गिलास जूस लेकर आईं मेरे लिए। बोली, ये जूस पी लो, ये जूस चीनी वाला है, ये तुम पी सकती हो। मैं तो जूस पी ली। फिर आज रात को थोड़ी देर में ही मुझे नींद जैसा लगने लगा। फिर आज मैं जूस पीते ही कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा ही सिलसिला लगभग 8 दिन तक चला। मुझे हैरानी हो रही थी कि रात वाली पूजा मैं क्यों नहीं हो कर पा रही हूँ। सासू माँ मुझे 8 दिन तक कभी खीर बनाकर, कभी हलवा बनाकर, कभी जूस बनाकर देती और बोलती कि ये खा लो। लेकिन जैसे ही मैं वो चीज़ खाती मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था और मैं बाद में मुझे कोई गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता था। वो कौन था मुझे कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि मुझे उसके बाद कुछ याद ही नहीं था। मुझे शक लग रहा था सासू माँ पर, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जो मुझे लगता नहीं चल रहा। अचानक मुझे कमजोरी जैसे लगने लगा था। मैंने आज ठान ली थी कि क्या सच्चाई है मैं आज जान कर रहूँगी। आज रात को कोई पूजा नहीं की मैं। आज मैं खाना खाकर जल्दी सोने के लिए आ गई। कोई भी पूजा पाठ मैंने नहीं किया, जाकर लेट गई। सासू माँ कमरे में आई, बोली, आज तुम पूजा नहीं करोगी? लो जूस मैं तेरे लिए लाई हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में ही सासू माँ से बोली, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जूस भी नहीं पीऊँगी। सासू माँ समझ गईं कि इसे सब कुछ पता चल गया है मेरे बारे में। सासू माँ कमरे से अंदर आकर बाहर कर रही थी। सासू माँ को शक हो रहा था कि इसे सब कुछ पता चल गया। मैंने सोने का नाटक किया। सासू माँ को लगा कि मैं सो गई हूँ और वो कमरे से बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर में किसी ने कमरे में अंदर बंद कर दिया। मेरी ओर उसके कदम बढ़ने लगे। जैसा लग रहा था कि कोई आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा है। मुझे शौक लगा जब मुझे छुआ। जैसे ही मुझे छूने की कोशिश की तो मैं घबरा कर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं सासू माँ पर गुस्सा हो गई और उनसे बोली,
मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आप सब ने किया। आप सब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने क्या बिगाड़ा था माँ जी, जो मेरे साथ ऐसा किया। सासू माँ बोलने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैं खानदान का चिराग के लालच में तुम्हारे साथ पोता चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। लेकिन मैं कुछ भी सुनने के लिए नहीं तैयार थी। मैंने अपना सारा सामान लिया, मायके जाने लगी। तभी मेरी सासू माँ बोली, तुम पेट से हो, कहाँ जाओगी ऐसी हालत में। मुझे ये सब सुनकर शौक पे शौक लग रहा था। मैं मायके आ गई। मम्मी को मैंने सारी बात बता दी। मम्मी भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने तुम्हारी सासू माँ को बोला था कि तुम्हारे पति के बारे में नहीं बताया जाए, कि तुम्हारा पति कुरूप है, देखने में खराब लगता है, जिसका चेहरा भी देखा नहीं जा सकता, वो इतना खराब लगता है। उस कमरे में मेरे पास और कोई नहीं आता था, बल्कि मेरा पति ही था। अंधेरा में होने पर आता था ताकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊँ। मैं मम्मी पे और भी गुस्सा हुई और उससे बोली, आप लोगों ने पैसे के लालच में मेरी शादी कर दी, ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर सोचने के बाद मैंने फैसला लिया, मुझे अपने ससुराल में ही जाकर रहना चाहिए। मैं सुबह अपना सारा सामान लेकर ससुराल आ गई, जहाँ मेरा पति और मेरी सास पहले से इंतजार कर रही थीं। वो दोनों मुझे देखकर खुश हो गए। मैं भी किस्मत का फैसला समझकर उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके सामने लाया करूँगी। धन्यवाद।